सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 5, जिसका शीर्षक है समय ही नहीं मिला। बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अध्याय का सार। समय नहीं मिला का जुमला अपना कार बहुत सारे लोग अपनी जिम्मेदारी निभाने से बचते रहते हैं। ऐसे लोग दूसरों की निगाह में कभी सम्मान नहीं प्राप्त कर पाते। तो बच्चों, यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है कि समय नहीं मिला, ये जो शब्द है, इस जुमला यानी इस वाक्य को अपनाकर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाते हैं, उससे बचते हैं, और ऐसे लोग दूसरों की निगाह में कभी भी सम्मान नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो चलिए अध्याय को शुरू करते हैं। मुझे आपका काम याद था, पर क्या करूं, बिल्कुल समय ही नहीं मिला। क्षमा करें, खैर कोई बात नहीं, अब फिर कब हाजिर हूं। कल इसी वक्त आ जाइए, समय निकालने की जरूर कोशिश करूंगा। फिर कुछ इसी तरह की बातें ना मालूम कितने लोगों को सुननी पड़ती है, पर अक्सर ना कल कभी आया और ना महाशय जी को काम पूरा करने का वक्त मिला। हो सकता है कि वे सचमुच काफी व्यस्त रहते हों और उन्होंने समय निकालने का प्रयत्न भी किया हो, पर ज्यादातर लोग कुछ नहीं करते और उनकी टाल मटोल करने की आदत ही पड़ जाती है। तो यहाँ पे बच्चों जो लेखक है वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पहले उन्होंने कुछ वाक्य दिए हैं कि मुझे आपका काम याद था लेकिन मेरे पास समय नहीं मिला, इसलिए मैं वो नहीं कर पाया, तो मुझे क्षमा करें। फिर वो कहते हैं क्षमा, खैर छोड़िए कोई बात नहीं, अब फिर कब हाजिर हूँ। तो फिर वो कहते हैं कि कल इसी वक्त समय निकालने की जरूर कोशिश करूंगा। और कुछ इसी तरह की बातें जो है वो कितने लोगों को बोलते हैं और कितने लोगों को ये बातें सुननी पड़ती है, पर अक्सर ना कल कभी आता है और ना ही कभी कोई महाशय आता है, ना ही उनका काम पूरा होता है वक्त पर। हो सकता है कि सचमुच उनके पास समय ना हो, वो व्यस्त हो, लेकिन उन्होंने समय निकालने का प्रयत्न भी किया हो, पर ज्यादातर क्या होता है, लोग कुछ नहीं करते हैं और उनकी टाल मटोल की जो आदत होती है, यानी कि टालना, बातों को टालना, काम को टालना, ये जो आदत होती है वो उनकी आदत बन जाती है। आपका पत्र यथा समय मिल गया था, पर इन दिनों बहुत काम करने के कारण मैं जल्द जवाब ना दे सका। क्षमा करें। इस तरह के पत्रों की संख्या भी बेशुमार रही है। इस प्रकार लिखने का कुछ फैशन ही हो गया है, पर लोग भूल जाते हैं कि अगर बड़े आदमियों को वक्त ना मिलने की वजह से पत्रों का उत्तर देने में देरी हो जाती है, तो इसका यह मतलब नहीं कि जो व्यक्ति खतों का जवाब देरी से देता है वह इसी कारण बड़ा बन जाता है। और मेरा तो यह भी अनुभव है कि जो लोग सचमुच बड़े हैं और बहुत व्यस्त रहते हैं, उनका पत्र व्यवहार भी बहुत व्यवस्थित रहता है। तो यहाँ भी बच्चों क्या कह रहे हैं, जो लेखक है वो कह रहे हैं कि आपका पत्र यथा समय मिल गया था, यानी कि समय पर मुझे आपका पत्र मिल गया था, लेकिन मेरे पास कुछ काम था, तो इन दिनों में बहुत ज्यादा व्यस्त था, तो इसलिए मैं आपके पत्र का जवाब नहीं दे पाया। तो ये जो शब्द है, आजकल लोग क्या करते हैं, इस शब्द का उपयोग पत्रों में बेशुमार करते हैं, यानी कि ऐसे बहुत सारे पत्र हैं जिसमें इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब तो ये क्या बन गया है, एक तरह का फैशन बन गया है। लेकिन जो लेखक है वो क्या कह रहे हैं कि ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति पत्र लिखने के लिए समय पर पत्र नहीं लिख पाया है, तो यानी कि वो बड़ा आदमी है, पर ऐसा नहीं होता है। लेखक कह रहे हैं कि उनका मानना है कि ऐसा होना चाहिए कि जो व्यक्ति सच में इतना व्यवस्थित है, इतना काम करता है, तो उसे पत्र भी उसी तरीके से उसी समय पर भेजना चाहिए। उनका जीवन नियमित रहता है और वे रोज का काम समय पर निपटा देते हैं। अगर किसी सज्जन का जवाब मुझे वक्त पर नहीं मिलता, तो मैं या तो यह समझ लेता हूँ कि शायद डाकघर की कुछ गलती से पत्र ही देर में पहुंचा या ना भी पहुंचा हो। तो लेखक क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर वो इतने नियमित रूप से सारा काम करते हैं, तो उन्हें पत्र भी इसी प्रकार से देना चाहिए। और अगर कोई लेखक को वो पत्र देता है जो समय पर नहीं पहुंच पाता है, तो वो यही सोचते हैं कि शायद डाकघर में कुछ दिक्कत हुई होगी, इस वजह से पत्र मेरे पास समय पर नहीं पहुंचा है, तो शायद डाकघर में ही कोई दिक्कत होगी जिस वजह से मुझ तक ये पत्र समय पर नहीं पहुंच पाया है। या फिर महाशय जी का जीवन ही अस्त व्यस्त और ढीला होगा, वे पत्र पढ़कर कहीं इधर उधर डाल देते होंगे, और या फिर
उन्हें जवाब देने का ख्याल अक्सर नहीं रहता होगा। और लेखक क्या सोचते हैं कि या तो जो पत्र भेज रहा है उसकी जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई, यानी कि बहुत ज्यादा वो बिजी होंगे, बहुत ज्यादा व्यस्त होंगे, तो या फिर वो जो पत्र है वो पढ़कर इधर उधर कहीं डाल देते होंगे, उन्हें ध्यान नहीं होता होगा, उन्हें जवाब देने का ख्याल भी अक्सर शायद नहीं आता होगा। तो ये सारे विचार जो है वो लेखक के मन में आते हैं। या तो उत्तर देने के वक्त पत्र ही नहीं मिलता होगा। जो भी हो, समय ना मिलने का बहाना अक्सर अपनी कमजोरी और अनियमितता को ढांकने के लिए किया जाता है, किंतु यह कोई तारीफ की बात नहीं है। समय का अपमान करके ना कोई बड़ा बन सका है और ना बन सकेगा। तो लेखक यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि लोग समय को क्या करते हैं, ऐसे ही गवा देते हैं, कुछ ना कुछ बहाना मार देते हैं कि इस वजह से मैंने ये काम नहीं किया, इस वजह से। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि वो क्या होते जा रहे हैं, धीरे धीरे आलसी होते जा रहे हैं। इस वजह से वो हर चीज को, हर काम को ऐसे टालते जा रहे हैं। तो अगर आप समय का अपमान करेंगे तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। एक मशहूर कहावत है, समय धन है, पर असल बात तो यह है कि समय धन से कहीं ज्यादा अहम चीजें हैं। हम रुपया पैसा तो कमाते ही हैं और जितनी ज्यादा मेहनत करें ज्यादा धन कमा सकते हैं, लेकिन हजार परिश्रम करने पर भी क्या हम 24 घंटों को एक भी मिनट से बढ़ा सकते हैं? इतनी कीमत इतनी कीमती चीज का फिर धन से क्या मुकाबला। तो यहाँ पे जो लेखक है वो क्या कह रहे हैं कि कहा जाता है कि समय जो है वो धन है, पर असल बात क्या है कि वो तो धन से भी बढ़कर है। हम रुपया पैसा तो कमा सकते हैं मेहनत करके, जितना जोर लगा के हम और ज्यादा मेहनत करके पैसे कमा सकते हैं, लेकिन हजार परिश्रम करने पर भी हम क्या 24 घंटों में से एक भी मिनट को हम आगे या पीछे बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है। तो इतनी कीमती चीज को हम धन से कैसे मुकाबला कर सकते हैं? पर ईश्वर की यह भी कृपा है कि जहां वक्त बढ़ाया नहीं जा सकता वहां लाख कोशिश करने पर घटाया भी नहीं जा सकता। आजकल की विचित्र अर्थव्यवस्था में हमारे धन की कीमत रोज घट बढ़ सकती है। अगर बैंक जवाब दे अगर बैंक जवाब दे दे तो एक करोड़पति मिनटों में गरीब और भिखमंगा भी बन सकता है, किंतु कुदरत का इंतजाम नहीं बिगड़ता। समय के सागर में शेयर बाजार की तरह दिन में कितनी ही बार ज्वार भाटा नहीं आता। धन की दुनिया में अमीर गरीब बादशाह कंगाल का फर्क है, पर खुशकिस्मती से समय के साम्राज्य में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है। वक्त के लिए सब बराबर है, उसमें आदर्श लोकतंत्र है, फिर भी हम उसका महत्व नहीं समझते। तो यहाँ पे जो लेखक है वो क्या कहना चाह रहे हैं बच्चों, वो हमें बताना चाह रहे हैं कि कुदरत में बहुत सारे ऐसे इंतजाम है जहाँ पर भेदभाव किए जा सकते हैं। अमीर गरीब का भेदभाव होता है, किसी के पास बहुत ज्यादा धन होता है, किसी के पास कम धन होता है, जाति के आधार पर भेदभाव होते हैं, रंग के आधार पर भेदभाव होते हैं, लेकिन ये जो समय है उसके आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होता है। जो समय होता है वो सभी के लिए समान होता है। ऐसा नहीं होता कि जो अमीर व्यक्ति है उसको 24 घंटे में से और ज्यादा समय मिल सकता है, ऐसा नहीं होता। जो गरीब है उसे कम समय मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। सबको समान रूप से समय है, यानी कि समान समय जो है वो सभी के लिए समान है। अगर सबके एक के पास 24 घंटे हैं तो दूसरे के पास भी 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम क्या करते हैं, इस समय को हम इतना महत्व नहीं देते हैं। सन 1932 की बात है। महामना मालवीय जी ने उन दिनों प्रयाग में एकता सम्मेलन बुलाया था। देश के बहुत से नेता दूर दूर से सम्मेलन में शरीक होने के लिए पधारे थे। मैं तो इन दिनों मैं तो उन दिनों यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी था और नेताओं के दर्शन करने और उनके हस्ताक्षर लेने की लालसा से ही सम्मेलन के स्थान पर आया करता था। वह सम्मेलन सफल नहीं हो सका। उसका खास कारण तो ब्रिटिश सरकार के राजनीतिक दांवपेच ही थे। पर एक बात की ओर भी हमारा ध्यान गए बिना ना रहा। सम्मेलन में शरीक होने के लिए नेता निश्चित समय पर ही आया करते थे, पर मालवीय जी की अनुपस्थिति के कारण वे थोड़ी देर
राह देखकर तितिर बितिर हो जाते थे। उन्हें खबर मिलती कि अभी मालवीय जी के आने में 2 घंटे की समय की इस गैर पाबंदी के कारण मैंने कई नेताओं को हताश और परेशान होते देखा। कई लोग तो निराश होकर बीच में ही सम्मेलन का कार्य छोड़कर चले गए। तो यहाँ पे बच्चों, अब जो लेखक है वो 1932 की बात बता रहे हैं कि महामना मालवीय जी ने उन दिनों प्रयाग में एकता सम्मेलन बुलाया था। देश के बहुत बड़े बड़े नेता दूर दूर से आए थे और इस सम्मेलन में पधारे थे। तो उस समय जो लेखक है वो यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी थे, तो और नेताओं के दर्शन करने के लिए वो वहां पर आए थे, इसी लालसा में वहां पर आए थे। वह सम्मेलन सफल नहीं हो सका। क्यों सफल नहीं हो सका? क्योंकि उसका खास कारण तो ब्रिटिश सरकार के राजनीतिक दांव पेच ही थे। एक बात की ओर भी हमारा ध्यान गए बिना ना रहा कि सम्मेलन में शरीक होने वाले जितने भी नेता थे वो निश्चित समय पर आ गए थे, यानी कि जो समय उन्हें बताया गया था उसी समय में वो लोग आ गए थे। पर मालवीय जी अनुपस्थित थे, वो समय पर वहां पर नहीं पहुंचे थे। तो ये देखकर बाकी के जो नेता है वो तितर बितर हो जाते थे। उन्हें खबर मिलती कि अभी मालवीय जी के आने में 2 घंटे और बाकी है। तो समय की इस गैर पाबंदी के कारण लेखक ने देखा कि नेताओं को हताश और परेशानी हो रही है। कई लोग तो निराश होकर बीच में ही सम्मेलन का कार्य छोड़कर वहां से चले गए। पर हमारी बदकिस्मती से इस तरह के अनुभव इस देश के इक्के दुक्के नहीं है। करीब करीब सभी सम्मेलनों व सभाओं की बैठकों में इसी तरह का अनुभव मिलता है। मुझे राष्ट्रभाषा प्रचार के सम्मेलन में देश के करीब सभी प्रांतों में भ्रमण करने का मौका मिला है। समय की तत्परता के संबंध में सभी सूबों की कहानी करीब एक सी है। मीटिंगों का समय पर शुरू होना हमेशा अपवाद रहा करता है, नियम नहीं। उड़ीसा में तो कई जगह मुकर्रर किए हुए वक्त से 2 घंटे बाद मीटिंग शुरू करने का रिवाज ही पड़ गया है। वक्त बताते हुए भी मीटिंग में आने वाले सभी सज्जन यही मानकर चलते हैं कि अगर 4 बजे का समय दिया है तो मीटिंग 6 बजे शुरू होगी। उसके बाद भले ही हो, पर 6 बजे के पहले नहीं। तो यहाँ पे अब बच्चों जो लेखक है वो क्या कह रहे हैं कि ये इस प्रकार की जो घटना होती है कि सम्मेलन में नेता नहीं आते हैं या कोई बड़ा आदमी नहीं आता है जिसे गेस्ट बनाया जाता है, तो ये तो इक्का दुक्की बात है, लेकिन ऐसा बहुत जगह होता रहता है। करीब करीब सभी सम्मेलनों में ये चीजें होती रहती हैं। फिर वो बता रहे थे कि उन्हें राष्ट्रभाषा प्रचार के सिलसिले में देश के करीब सभी प्रांतों में भ्रमण करने का उन्हें मौका मिला था और समय की तत्परता के संबंध में सभी सूबों की कहानी सेम ही है, यानी करीब करीब एक सी है। मीटिंगों का समय पर शुरू होना हमेशा अपवाद रहा है, यानी कि बस ऐसे कहने के लिए होता है कि मीटिंग जो है वो इस समय में शुरू होगी, लेकिन इसका कोई नियम नहीं है। उड़ीसा में तो कई जगह मुकर्रर किए हुए वक्त से 2 घंटे बाद मीटिंग शुरू करने का रिवाज ही पड़ गया है। वहां के लोग क्या सोचते हैं कि अगर कोई मीटिंग बुलाई गई है तो यानी कि अगर 4 बजे बुलाया गया है तो मीटिंग जो है वो 6 बजे ही शुरू होगी, और अगर 6 बजे भी नहीं तो 6 के बाद ही होगी, लेकिन 6 से पहले मीटिंग शुरू नहीं होगी। आप यह भी जान ले कि बाहर के देशों की तरक्की का कारण ही समय का पाबंद होना है। चीन, जापान, इंग्लैंड और यूरोप के दूसरे देशों में भी समय के सदुपयोग पर विशेष बल दिया जाता है। वहां की सभाएं वक्त पर होती हैं और लोग समय के पाबंद भी हैं। तो यहाँ पे बच्चों जो लेखक है वो क्या कह रहे हैं कि यह भी हमें जानना चाहिए कि बाहर के जो देश है वो क्यों तरक्की कर रहे हैं, क्योंकि वो समय के बिल्कुल पाबंद है। चीन, जापान, इंग्लैंड और यूरोप के दूसरे देशों में भी समय के सदुपयोग पर विशेष बल दिया जाता है, यानी कि वहां पे समय का सदुपयोग किया जाता है, ऐसे ही उसे गवाया नहीं जाता है। वहां की सभाएं सभी समय पर शुरू होती है, लोग समय के बहुत ज्यादा पाबंदी होते हैं। परंतु यदि हम सिनेमा और थिएटर के टिकट लेने के लिए लंबी लंबी कतारों का दृश्य देखें तो हैरान होंगे कि जो लोग इतने व्यस्त दिखते हैं
और सड़कों पर भी दौड़ दौड़ कर चलते हैं। वे इन कतारों में 2-2, 3-3 घंटे लगातार किस तरह खड़े रहते हैं और केवल यही राह देखते रहते हैं कि कब टिकट घर की खिड़की खुले। इन कतारों में जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी रहते हैं। कभी कभी 3 घंटे खड़े रहने के बाद भी थिएटर में जगह ना रहने के कारण कुछ लोगों को वापस जाना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अगर सिनेमा घर या थिएटर के लिए टिकट लेनी हो तो लोग क्या करते हैं, लंबी लंबी कतारों में लंबी लंबी लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। ये दृश्य उन्होंने, जो लेखक है, उन्हें हैरान कर देता है कि यहाँ पे लोग कैसे समय अपना बर्बाद करने के लिए खड़े रहते हैं, समय से पहले वहां पहुंच जाते हैं, दौड़े दौड़े चले आते हैं और कतारों में 2-2, 3-3 घंटे तक वहीं पर खड़े रहते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि कितने लोगों को वापस जाना पड़ता है क्योंकि थिएटर जो है वो पूरा भर जाता है। तो इस वजह से कितने लोगों को ऐसे बिना ही टिकट लिए वापस जाना पड़ता है। अगर आप अपने समय का पूरा फायदा उठाते हैं और 1 मिनट की बर्बादी नहीं करते, अगर नहीं तो क्या आप अपने जीवन पर गहरी और तीखी नजर डालकर देखेंगे कि आप कितना वक्त बर्बाद करते हैं और उसका क्या सदुपयोग किया जा सकता है। अगर सिर्फ सुबह ही जल्दी उठना शुरू कर दें तो आप काफी समय बचा लेंगे और दिन भर आप स्फूर्ति भी महसूस करेंगे। तो लेखक यहाँ पे बच्चों बता रहे हैं कि अगर हम लोग समय का पूरा पूरा फायदा उठाते हैं, 1 मिनट भी हम ऐसे बर्बाद नहीं जाने देते हैं, तो वो हमें बधाई दे रहे हैं कि हमें बधाई है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, समय की बर्बादी नहीं कर रहे हैं। और अगर हम समय की बर्बादी कर रहे हैं तो हमें अपने जीवन में नजर डाल के देखनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ सुबह जल्दी उठने लग जाए, यही करने लग जाए, तो काफी हम समय बचा सकते हैं और हमारे अंदर, हमारे शरीर में स्फूर्ति भी बनी रहेगी। पर मेहरबानी करके आप कहीं मशीन की तरह भी ना बन जाएं। घड़ी की सुइयों के साथ अपनी जिंदगी की ताल ना बैठा ले। अगर अपने कार्यक्रम में आपने जरा भी लचक ना रखी और उसमें भिन्नता की गुंजाइश ना रही, तो भी आप अपना और अपने घर वालों का जीवन सुखी ना बना सकेंगे। फिर तो शायद आपका मिजाज ही भी चिड़चिड़ा हो जाएगा और आप दूसरों पर, जो अपना समय जरा भी बर्बाद करते हैं, नाराज होना शुरू कर देंगे। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं जो लेखक है, वो कह रहे हैं कि मेहरबानी करके आप बिल्कुल मशीन ना बन जाए। मशीन क्या होती है, सब कुछ काम समय पर करती है, लेकिन हमें ऐसा भी नहीं बनना है कि हम अपनी जिंदगी पूरे घड़ी की सुइयों के अनुसार ही बिल्कुल उसके साथ ही तालमेल बना रहे हैं। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो फिर हम क्या कर रहे हैं, यानी कि हमें अपने जीवन में बदलाव लाते रहना चाहिए। यानी कि हम सुबह से शाम तक एक ही कार्य करे जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे हम क्या हो सकते हैं, इससे हम चिड़चिड़े बन सकते हैं, अपने घर वालों को दुखी कर सकते हैं। और अगर कोई भी हमारे सामने थोड़ा सा भी समय बर्बाद करेगा तो हम उस पर गुस्सा हो जाएंगे, हम उस पर उससे नाराज हो जाएंगे। तो हमें ऐसा भी नहीं बनना है। बस खुश मिजाज रहकर और दूसरों को भी निभाकर आप अपने वक्त का जितना अच्छा उपयोग कर सके उतनी ही आपकी तारीफ है। हाँ, और कृपया आज से किसी से यह ना कहें मुझे समय नहीं मिला। फिर अंत में वो यही कह रहे हैं कि आज के बाद आप किसी से ये ना कहें कि मुझे समय नहीं मिला। अगर आपको कोई कुछ पत्र लिखता है, कोई काम देता है, तो आपको वो काम समय पर करना चाहिए या फिर पत्र का जवाब समय पर देना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे आपका समय का सदुपयोग होता है। अगर आप समय को ऐसे ही व्यर्थ जाने देंगे तो वो काम आपका कभी भी नहीं होगा। तो इसी के साथ बच्चों, आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।